हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आकाश 101 वीडियो में। जैसा कि आपको पता है कि मैं ज्योग्राफी की सारे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर आपको करा रहा हूं, वैसे ही आज का चैप्टर 10th है। इस चैप्टर में प्राकृतिक प्रदेश एवं जनजातीय मरुस्थल के बारे में मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। ये लिखा है आपका प्राकृतिक प्रदेश एवं जनजातीय मरुस्थल। ठीक है, अब इसके पहले क्वेश्चन आंसर हम लोग देख लेते हैं। कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद कुछ चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट बताऊंगा मैं। इसमें ये लिखा है कि मरुस्थलीय प्रदेशों की जलवायु कैसी होती है। जैसे लिखा है मरुस्थल प्रदेशों की जलवायु कैसी होती है, तो कैसी की जगह पर आप लिख देना शुष्क होती है। ठीक है, और यहाँ वर्षा बहुत कम होती है जब वर्षा। ठीक है, कैसे लिखोगे? मरुस्थलीय प्रदेशों की जलवायु कैसी होती है? शुष्क होती है। यहाँ वर्षा बहुत कम होती है जब वर्षा। इसके आगे देखो, किताब में ही आंसर है सब आपका। लिखा है जब वर्षा। देखो जब वर्षा मैंने लिख ही दिया था। उसके बाद यहाँ से देखो क्या लिखा है, जब वर्षा होती है तब वर्षा के साथ तेज हवा, ठीक है, तेज हवा या तूफान आते हैं। इस क्षेत्र के दिन व रात के तापमान में अधिक अंतर रहता है। ठीक है, दिन का ताप अलग रहेगा, रात का ताप अलग रहेगा। दिन धूप वाले तथा गर्म होते हैं जबकि रातें बहुत ठंडी होती है। यहाँ गर्मियाँ अधिक गर्म और सर्दियाँ अधिक ठंडी होती हैं। ठीक है, जो दिन रहेगा वो ज़्यादा, कैसे, थोड़ा समझ लो, फटाफट समझा देते हैं। देखो जैसे ये सूरज है और ये मिट्टी है। ठीक है, अगर सूरज की रोशनी पड़ती है, ठीक है, तो पूरे मिट्टी के अंदर नहीं जा पाती है। मिट्टी के अंदर पूरा सूरज की रोशनी नहीं जा पाती है, थोड़ी सी जा पाती है, पूरा एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है। ठीक है, इसलिए जो हम सब लोग जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर इतनी दिन के टाइम इतनी ज़्यादा गर्मी लगती नहीं है। ठीक है ना, और रात के टाइम भी टेम्परेचर ठंडा ही रहता है, ज़्यादा ठंडा नहीं होता। अब मैटर ऐसा होता है यहाँ पर कि मान लो ये सूर्य है और ये रेतीली भूमि है। अब यहाँ पर रेत है। अब रेत में क्या होगा बेटा? रेत में ये होगा कि जैसे ही आप देखोगे, जैसे बालू है, बालू में अगर आप पानी डालोगे तो जो बालू में अगर पानी डालोगे तो वो पानी नीचे नीचे ज़मीन के नीचे जाता रहता है। ठीक है ना, बहुत हल्के तरीके से। और हाँ, एक कारण और समझ लो इसी समय, यहाँ पर जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी जो जड़ें होती हैं वो भी बहुत लंबी लंबी होती हैं। क्यों? क्योंकि पानी मिलता नहीं है, दूर दूर तक फैली हुई होती हैं। किसकी जड़ें फैली होती हैं? जो मरुस्थलीय प्रदेशों में कटीले पेड़ होते हैं उनकी। ठीक है ना, तो ये चीज़ें होती हैं, इस बात को ध्यान रखना। तो होता क्या है कि जब गिलास से अगर कोई पानी डालोगे तो नीचे तक चली जाती है। उसी प्रकार से अगर जब सूर्य की रोशनी आती है तो बालू बढ़ती है और बालू से नीचे पूरे ज़मीन तक गर्माहट चली जाती है। अब गर्माहट चली गई, गर्माहट चलने के बाद ये पूरी बालू जलने लगती है। ठीक है, और जलने के कारण दिन बहुत ज़्यादा गर्म होता है, 50 डिग्री के ऊपर तक टेम्परेचर चला जाता है। ठीक है, ये तो रही दिन की बात। रात का समझो, रात में आते हैं चंदा मामा हमारे। ठीक है, अब यहाँ पर मिट्टी तो बता ही दिए हैं, उसी हिसाब से बालू समझ लेना। बालू में क्या होता है कि ये ठंडा होता है। इसे चंद्रमा है, इसका जो ठंडक है वो यहाँ तक चली जाती है पूरा। ठीक है, और थोड़ा मौसम का भी टेम्परेचर रहता है। अब ये ठंडक के कारण क्या होता है कि जो ये बालू है ये ऊपर की ओर ठंडक भेजने लगती है। ठीक है, ठीक, और इसी के कारण यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडक होती है। वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है और इसका तो पड़ता ही पड़ता है। इतनी बात बेटा याद रख लेना। ठीक है, छोटी सी जानकारी थी, बता दिया। आप दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ तक आप लिख लेना। ठीक है, यहाँ तक लिखना, यहाँ से यहाँ तक, और इसके आगे तो उनको बता ही दिया था ये। उसके बाद एक क्वेश्चन है, मरुस्थलीय प्रदेश की वनस्पति की क्या विशेषताएं? जो वनस्पति की क्या विशेषताएं लिखना, मरुस्थलीय प्रदेशों की वनस्पति की निम्न विशेषताएं हैं। कौन सी विशेषताएं? निम्न विशेषताएं। और देखते हैं क्या क्या विशेषताएं हैं। इसका आंसर आपको यहाँ पर मिलेगा। लिखा है पानी की कमी के कारण यह, पहले नंबर डाल देना, पहले निम्न लिख देना, फिर पहला नंबर डाल देना। पानी की कमी के कारण यह क्षेत्र वनस्पति विकास के अनुकूल नहीं है। मतलब पेड़ पौधे यहाँ पर ज़्यादा नहीं उग पाएंगे। क्यों? क्योंकि जड़ें, तुमको बताया ही था अभी मैंने। शुष्क जलवायु व कम वर्षा के कारण मरुस्थलीय क्षेत्र में
वही वनस्पति विकसित हो पाती हैं जो सूखे की स्थिति का सामना कर सकती हैं। पहला पॉइंट लिख देना, ठीक है। दूसरे नंबर पे लिखना यहाँ की वनस्पति, लिखना यहाँ की वनस्पतियों की जड़ें लंबी होती हैं, बताया था ना, जिससे वो भूमि की गहराई में जाकर नमी प्राप्त कर ले, नमी का मतलब पानी को प्राप्त कर लेती हैं। जल, ये हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरे पॉइंट से दूसरा पॉइंट यहाँ पर डाल के लिख देना, फिर तीसरा लिखना। तीसरा ये लिख देना कि जल के वाष्पन को कम करने के लिए इनमें तो पत्तियाँ भी नहीं होती हैं। देखोगे नागफनी वागफनी में जो पत्तियाँ होती हैं वो मोटी मोटी होती हैं, मोटी पत्तियों को जब तुम कभी डंडे से मारोगे तो चिपचिपा पदार्थ होता है, ठीक है ना। तो इसलिए पत्तियाँ भी इतनी ऐसी नहीं होती कि यहाँ पत्तियाँ होंगी जल्दी जल्दी वाष्पन होगा, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा है कि पत्तियाँ होती ही नहीं हैं यहाँ, यदि होती भी हैं तो छोटी छोटी चिकनी व मोटी होती हैं। छोटी छोटी का मतलब जैसे बबूल की पत्तियाँ होती हैं, छोटी छोटी होती है, उससे वाष्पन नहीं होगा। उसी जगह पर केले का पेड़ होगा, उस पर वाष्पन ज़्यादा होगा। और तुम्हारा पीपल पे ये सब पत्तियाँ होती हैं, ठीक है, इन पर ज़्यादा वाष्पन होगा। इसी पर वाष्पन मतलब समझ रहे हो ना, प्रकाश संश्लेषण। छोटे छोटे कांटे होते हैं, देखो इन पे उसके लिखा है, तथा इनके तनों पर मोटी मोटी छालें होती हैं, ठीक है। छाल होगी तो भी वाष्पन ज़्यादा नहीं हो पाएगा। उसके बाद चौथा पॉइंट यहाँ पे ये लिख देना बेटा कि यहाँ कहीं जल के स्रोत, लिखा है यहाँ कहीं जल के स्रोत या नदियाँ होती हैं तो आसपास के पेड़ पौधों व घासें उगाती हैं और ये वीरान जमीन पर बागीचे के रूप में दिखाई देती हैं। इसी कारण इसे मरुद्यान कहा जाता है। मरुद्यानों में प्याज, शकरकंद, तंबाकू, फलियाँ और मोटे अनाज भी पाए जाते हैं। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? कहीं पर भी देखोगे, कहीं पर भी देखोगे, पहाड़ों में या कहीं मिट्टी में देखोगे जहाँ एक एक बूंद पानी आता रहता है, रिसता रहता है, वहाँ पर ऑटोमेटिक कोई कहीं ना कहीं पेड़ पौधे बनने लगते हैं ना। तो वही चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है। जहाँ पानी होगा वहाँ पर कुछ ना कुछ पेड़ उग ही जाएंगे, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन तुम्हारा कंप्लीट हो गया। पहला पॉइंट, दूसरा, तीसरा, चौथा पॉइंट डाल के लिख देना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आ गए, लिखा है मरुस्थलीय प्रदेश। मरुस्थलीय प्रदेश के प्राकृतिक वातावरण का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, मतलब कि वहाँ पर जो जिस हिसाब से मानव रहता है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है प्राकृतिक प्रदूषणों का, ठीक है। चलो बताते हैं क्या प्रभाव पड़ता है। देखो यहाँ पर बैठे हैं ना, पहला तो प्रभाव यही देख लो कैसे यहाँ पर लोग रहते हैं बेचारे। लिखा है कि मरुस्थलीय क्षेत्र की जलवायु बहुत विषम है, समझ रहे हो, बहुत विषम है। अब तुम खुद ही समझ लो कि यार एक गिलास पानी के लिए भी आदमी को कितनी दूर जाना पड़ता है। लिखा है यहाँ पानी की कमी के साथ साथ तापमान में भी अधिक अंतर पाया जाता है। पहला तो पानी नहीं और दूसरा तापमान ज़्यादा। तापमान ज़्यादा तो पानी ऑटोमेटिक सूखेगा। तापमान कभी बहुत अधिक तो बहुत कम, रात में बहुत कम, दिन में बहुत अधिक। रेतीली आंधियों के कारण बस्तियां नष्ट होने का भी डर रहता है, ठीक है ना। अगर वहाँ पर आंधी चलेगी तो धूल उड़ेगी तो वहाँ पर बस्तियाँ जो बसी होंगी वो भी गायब हो जाएंगी, है ना, क्योंकि उस पर बालू आ जाएगी। इन सब कारणों से यहाँ की जनसंख्या बहुत कम है और बस्तियाँ दूर दूर बसी हैं। पहला तो कारण ये हो गया, ठीक। यहाँ तक लिखना बेटा, यहाँ से यहाँ तक लिखना, ठीक है ना। किस चीज़ का आंसर मैं बता रहा हूँ, गा वाले का आंसर। पहले यहाँ तक लिख देना, उसके बाद यहाँ से स्टार्ट करना, यहाँ से, दिख रहा है यहाँ ये लिखना यहाँ की आदिवासी, यहाँ के आदिवासी, समझ लेना थोड़ा। यहाँ के आदिवासी जनजाति में अरब की बद्दू और कालाहारी के बुशमैन। बेटा देखो जी, जो रेड पेन से लिखा होता है, लाल पेन से लिखा होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो ये सब चीज़ें, अगर हो सके तो अभी तो अपने दिमाग पे रखना। जिस कॉपी को आप बना रहे हो उसके नीचे अंडरलाइन भी करके रख लिया करो, ठीक है ना। ये आगे चल के बहुत काम आएगा बेटा। अरब की बद्दू और कालाहारी की बुशमैन जातियाँ प्रमुख हैं। लिखा है कालाहारी के बुशमैन पूरी तरह शिकार पर निर्भर होकर जीवन गुजारते हैं। अगर शिकार नहीं करेंगे तो बेचारे ख़त्म हो जाएंगे। और अरब के बद्दू जानवरों को पाल कर जीवन यापन करते हैं, मतलब उनसे दूध लेते हैं, ठीक है ना। ये लोग जानवरों के चारे व पानी के लिए इधर उधर घूमा करते हैं, ठीक है। कैसे हमारे जानवरों को चारा मिल जाए, और चारा मिल जाएगा तो क्या होगा,
खेती के भी काम कर सकते हैं, बैल जोतने का काम आ सकता है, ठीक है ना। सिंचाई के काम, जब बैल जानते हो ना, पहले बैलों से सिंचाई होती थी, बैलों से जुताई होती थी खेतों की, है ना। यहाँ के लोग लंबी यात्रा में ऊँट या बकरी की खाल से बने थैले में पानी भर कर ले जाते हैं, इससे पानी देर तक ठंडा बना रहता है, ठीक है ना। जो ऊँट होता है वो बकरी की खाल के अंदर पानी भरते हैं, ये नहीं बोतल वोतल नहीं होती, खाल के अंदर। आपका कोई खाल के अंदर कैसे भरते हैं, तो खाल के अंदर देख लो कैसे भरते हैं। बकरी है मान लो, बकरी है, बकरी लग रही थी मगर बता दे रहे, बकरी है मान लो, इसमें गीठा बांध दिए, इसमें गिट्ठा बांध दिए, इसमें गिट्ठा बांध दिए, इसको खुला रखे, इधर गिट्ठा बांध दिए, ये तो पूंछ है, ठीक। इसमें क्या करेंगे, इसमें पानी भर लेंगे, इसकी खाल वाल निकाल, बहुत सावधानी से खाल निकाल देते हैं, इधर इधर इसको बांध बूंद के इसमें पानी भर देंगे, ये पूरा पानी से फुल हो जाएगा। या सांप होता है, हमने देखा है कि सांप जो होते हैं ना, सांप में इधर गर्दन काट दिया, इसमें पानी भर दिया, इसको गिट्ठा मार दिया, जब खुआ फिर खोल के पी गए। ये हम देखे हैं एनिमल प्लानिंग, मतलब टीवी पर देखा हूँ मैं, वही मैं बता रहा हूँ, कुछ पढ़ा हूँ, कुछ टीवी पे देखा हूँ, वही मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक बेटा। तो इस तरह से ये पानी की व्यवस्था करते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक पूरा है। देखो क्वेश्चन बड़ा है मगर समझ के याद करोगे तो पक्का याद हो जाएगा बेटा। अब उसके बाद क्या लिखा है, मरुस्थलीय प्रदेश में मानव जीवन को सामान्य बनाए रखने हेतु क्या उपाय किए जा सकते हैं। भाई निम्न उपाय किए जा सकते हैं, ठीक है ना, वहाँ के जीवन को सामान्य बनाने के लिए, सामान्य मतलब आसान बनाने के लिए। थोड़ा सा जूम कर देते हैं हम, ठीक है। देखो पहला यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिख देना पहले नंबर पे पॉइंट, पहले निम्न लिख देना, फिर पॉइंट एक डाल के, बड़े हो रहे हो समझना, ठीक है, बड़ी क्लास में आ रहे हो बेटा, तो इस हिसाब से पॉइंट लिखना स्टार्ट करो, थोड़ा अपने मर्जी से भी काम किया करो। सरकारों द्वारा रेल मार्ग व सड़कों का विकास किया जा सकता है, पहला पॉइंट खत्म। दूसरा, खनन व्यवसाय तथा उद्योग धंधे भी विकसित हो सकते हैं, ठीक, दूसरा पॉइंट खत्म। तीसरा से डाल देना, नदियों द्वारा सिंचाई के साधन उपलब्ध किया जा सकता है। चौथा पॉइंट, कृषि का प्रोत्साहित किया जा सकता है, मतलब कृषि को प्रोत्साहित किया जा सकता है, चौथा पॉइंट। एक बार फिर से बोल दे रहे, ध्यान से देखना बेटा। सरकारों द्वारा रेल मार्ग सड़कों का विकास किया जा सकता है। दूसरा, खनन व्यवसाय तथा उद्योग धंधों का विकास किया जा सकता है। नदियों द्वारा सिंचाई के साधन का उपलब्ध किया जा सकता है, हो सकता है को हटा के जा सकता है लिखना है, कृषि को प्रोत्साहन किया जा सकता है, ठीक। उसके बाद यहाँ पर टिक लगाने का आएगा, सहारा अफ्रीका में है, विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में है, एरिजोना तुम्हारा उत्तरी अमेरिका में है, थार एशिया में, आटाकामा दक्षिणी अमेरिका में। एक चीज़ और समझ लो फटाफट, देखो यार तुम लोग किताब पढ़ा करो तो किताब में यार ये भी चीज़ थोड़ा देखा करो। जैसे मैप बना है ना, तो ये देखने के लिए नहीं बना है कि बस इसे पन्ना पलट दिए, ये अभी नहीं पढ़ोगे, आगे पढ़ना पड़ेगा, अभी से ना सीखो। पहले तो तुम एक काम करना, पूरे विश्व का मैप देखना कहाँ कहाँ है। अभी छोटी क्लास में हो, अगर समय मिला तो मैं विश्व का मैप भी थोड़ा सा मोटा मोटा बताऊंगा कौन सी चीज़ कहाँ पर है, ठीक है। मगर अभी का देख लो, ये उत्तरी अमेरिका तुम्हारा हो गया, देखो लिखा है कोलोरेडो एरिजोना, ये पीला पीला जो लिखा होता है ये मार्क बताता है बेटा कि मरुस्थल है। अगर इस तरह का मार्क बना होता है ना तो पर्वत होता, इस तरह का होता तो नदियाँ होती, है ना, ऐसे ऐसे मार्ग बने होते उसमें लिखा होता है ऐसे ऐसे ना बेटा मैप में। तो उससे पहले ये देखा करो। उसके बाद आटाकामा हो गया, ठीक है, पेंटागोनिया हो गया, ठीक है, दक्षिण अमेरिका का। सहारा अफ्रीका सबसे बड़ा मरुस्थल हो गया, सहारा मरुस्थल, ये लिखा भी अभी दिखाते हैं, सहारा सबसे बड़ा मरुस्थल हो गया। उसके बाद कालाहारी हो गया, अरेबियन हो गया, गोबी थार मरुस्थल। उसके बाद ऑस्ट्रेलियन, देखो सहारा मरुस्थल लिखा है कि सबसे बड़ा मरुस्थल है, वही किताब में लिखा था नोट में। ये कहीं पर लिखा था कि यही किताब में कहीं लिखा था, ये देखो लिखा है विश्व का सबसे अधिक तापमान इतना सहारा मरुस्थल में अल्जीरिया नामक स्थान पर अंकित किया गया है। ये तो तापमान अंकित किया गया है, और हाँ ये जो सहारा मरुस्थल है ये तुम्हारा सबसे बड़ा मरुस्थल की श्रेणी में भी आ गया है, ठीक है ना, इस चीज़ को थोड़ा याद रखना। और अगला चैप्टर तुम्हारा ये होगा, ये देखो
पहले तो ये देख ही लो। लिखा है कि आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अब विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है, जो कभी पूरी तरह हरा भरा था और गुफाएं थी, सब कुछ था, घड़ियाल वड़ियाल थे, मगर अब सब खत्म हो गए। और हाँ यार, जब तुम लोग किताब पढ़ा करो तो ये ना सोचा करो बस मैं क्वेश्चन आंसर फटाफट देख लूँ। है हम ये क्या करते हैं कि क्वेश्चन आंसर भी बता रहे हो, थोड़ा थोड़ा समझाए भी दे रहे हैं, ठीक। तो क्वेश्चन आंसर के साथ समझाने वाली भी चीज़ों पे ध्यान रखा करो। ये नहीं कि बस क्वेश्चन आंसर से मतलब है फटाफट 2x पे वीडियो करके देख ली, काम खत्म। मर्जी तुम्हारी है, समझाना मेरा काम है, कोई दिक्कत नहीं हमको। अब उसका लिखा है प्राकृतिक प्रदेश व मानव जीवन टैंगा टुंडा प्रदेश, ठीक है। इस वीडियो को नेक्स्ट वीडियो मेरी तुम्हारी इस पर आएगी। अगर तुमको मेरे द्वारा जो वीडियो बनाई गई पसंद आई है तो उसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ठीक है। और नहीं समझ में आई तो ना करना, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स।